बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स पे खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि इस वक्त पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमों के दरमियान ब्रायन लारा क्रिकेट अकेडमी ट्रोबो में जो टेस्ट मैच खेला जा रहा है और पाकिस्तान ने जिस तरह से फाइट बैक की है शान मसूद की सेंचुरी की बदौलत, तो यकीनी तौर पर इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान कम बैक करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दूसरी इनिंग में अब तक जो सरदस्त खेल हुआ है उसमें पाकिस्तान ने 2 विकेटें जो है वो हासिल कर ली हैं। अब तक जो मैच हुआ है उस मैच की समरी पे जरा एक निगाह डालेंगे कि अब तक इस मैच में सूरत हाल क्या आ रही है। पाकिस्तान के खिलाफ वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग की और पहले बैटिंग करते हुए वेस्ट इंडीज की टीम ने 311 रन स्कोर किए। 92 रन की इनिंग के लिए शाही होप ने हो जो है वो 84 रन बनाने में कामयाब रहे। 4 विकेटें मोहम्मद अली ने हासिल की, 3 विकेटें अब्बास के हिस्से में आई और जवाब में पाकिस्तान ने 282 रन स्कोर किए और इस तरह यहां पर 29 रन की लीड जो थी वो हासिल हो गई है वेस्ट इंडीज की टीम को। शान मसूद अपने कैरियर की 7वीं सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए। इसके अलावा इमाम उल हक ने 63 रन की इनिंग खेली और बाबर आजम 23 रन बनाने में कामयाब रहे। जस्टिन ग्रीव्स ने 5 विकेटें हासिल की। तो ये अब तक इस मैच की सूरत हाल है, लेकिन अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि दोनों ओपनर्स जो वेस्ट इंडीज के आउट होकर वापस पवेलियन लौट चुके हैं और दोनों ओपनर्स की विकेटें जो है वो मोहम्मद अब्बास ने हासिल की हैं। इस टेस्ट मैच को डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के कैसे खिलाड़ी के साथ कि जिनका वेस्ट इंडीज में बड़ा ज़बरदस्त एवरेज है, वेस्ट इंडीज़ में परफॉर्मेंस उनकी बड़ी अच्छी है और ये उनकी फैमिली की लेगेसी है कि जब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के मुकाबले होंगे तो इस फैमिली ने पाकिस्तान को एक जवां मर्द की तरह से डट कर जो है वो सर्व करना है। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको समरी दिखाई थी कि जहां पे वेस्ट इंडीज के 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। इस वक्त जो है दोनों गिरने वाली विकेटें अब्बास ने हासिल की हैं। ओपनिंग बैट्समैन और 1 डाउन बैट्समैन आउट होकर वापस पवेलियन लौट चुके हैं और 11 के स्कोर पे 2 विकेटें गिर चुकी हैं। पाकिस्तान को 29 रन का खसारा था जब वेस्ट इंडीज ने दूसरी इनिंग का आगाज किया है। तो इस वक्त 11 रन हो चुका है, मजीद स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर, तो यूं मजमूई तौर पर 40 रन की बढ़तरी वेस्ट इंडीज को हासिल हो चुकी है। इस टेस्ट मैच को डिस्कस करने के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के मामला को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जिनकी फैमिली की बड़ी लेगेसी रही है वेस्ट इंडीज में और आज भी इतना तवील अरसा गुजर चुका है उसके बावजूद भी जो इनके फादर की 337 रन की इनिंग थी वेस्ट इंडीज में, वो किसी भी बैट्समैन की सबसे बड़ी जो है वो ओवरसीज प्लेयर की इनफरादी इनिंग कही जा सकती है और आज भी इस इनिंग को लोग याद रखते हैं। और यही नहीं, खुद इनका रिकॉर्ड भी बड़ा जबरदस्त है और बड़ा आइडेंटिकल इनका जो है वो एवरेज है, क्योंकि इन्होंने 6 टेस्ट मैचेस खेले हैं अगेंस्ट वेस्ट इंडीज और 378 रन स्कोर किए 37.80 की एवरेज के साथ। और इसके साथ साथ जो इन्होंने इन वेस्ट इंडीज मैचेस खेले उसमें भी जो है इनकी एवरेज है वो 37.80 है। तो फिगर वाइज जो है वो दोनों, चाहे आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेल रहे हो या वेस्ट इंडीज में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेल रहे हो, इनका एवरेज जो है वो इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। और उस वेस्ट इंडीज के खिलाफ जिसको काली आंधी कहा जाता है, 37.8 की एवरेज से खेलना हरगिज जो है वो कोई आसान बात नहीं है। और साथ साथ इनकी एक और भी जो रिकॉर्ड है या एक और भी जो इनकी खासियत है वो ये है कि सचिन तेंदुलकर जो दुनिया क्रिकेट में हजारों रन स्कोर किए, उन्होंने जब पहला स्कोरिंग शॉट खेला तो उस सिंगल को भी इन्होंने ही अपनी जबरदस्त फील्डिंग के जरिए सेव किया था। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद फैमिली का एक बहुत बड़ा नाम शोएब मोहम्मद साहब। शो में शोएब भाई को खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई। अस्सलाम अली, कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ शोएब भाई। दिल तो मेरा ये चाह रहा है कि कुछ और भी मैं जो नई बातें मुझे आपके बारे में पता चली है वो बताऊं, लेकिन वो पर्सनल हो जाएंगे इसलिए मैं बता नहीं रहा। वरना एक बहुत ही सादतमंद साहबजादे हैं शोएब मोहम्मद साहब और आज हनीफ मोहम्मद साहब हमसे बिछड़े एक तवील अरसा गुजर गया। आप यकीन करें कोई एक दिन भी ऐसा नहीं है कि जब शोएब भाई जो है उनकी खबर पर उनकी हाजिरी ना दी और एक सादतमंद बेटे का फर्जा ना निभाया। तो शोएब भाई ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि आज की नस्ल को पता चले कि किस तरह से आप अपने फादर से प्यार करते थे और किस तरह से, जिस तरह हम सब उनसे प्यार करते हैं, आप किस तरह से उनको जो है वो खराज अकीदत या खराज तहसीन जो है वो पेश करते हैं। अब आ जाते हैं जरा इस टेस्ट मैच की जानिब कि जहां पर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बाबर आजम का कप्तानी कबूल करने का फैसला आप किस तरह से देखते हैं? कि आपको लगता है कि बाबर आजम ने जो ये कप्तानी कबूल की है इससे पाकिस्तान की किस्मत के जो देवी रूठी हुई है वो मान जाएगी और पाकिस्तान फतूहात के ट्रैक पर आ जाएगा? नहीं अली, बात यह है कि कैप्टनसी अलोन आगे टीम को नहीं लेके जाती। आपके अंदर प्योर मेटल होना चाहिए। जो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि दूसरी टीमें बैकफुट पे आ जाया करें।
तो पाकिस्तान टीम के अंदर जो कमियां हैं वो तो अपनी जगह है ही, आप सबको भी पता है, और स्टैट्स भी बताते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड भी बताता है कि जब जिस तरह आज भी ये हुआ कि 23 रन में 6 विकेटें आउट हो गई थी। तो ये जो वनरेबिलिटी एस्पेक्ट है वो हमेशा पाकिस्तान टीम के साथ देखने में आया है। जहां तक बाबर की कैप्टनसी की बात है, पाकिस्तान का ट्रेंड यही रहा है कि जो मेन परफॉर्मर है या जो हाईलाइटेड प्लेयर है पाकिस्तान टीम के अंदर, चाहे वो बॉलर हो, चाहे वो बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो, कीपर हो, कोई भी हो, वो ऑटोमेटिकली उसकी स्ट्रेंथ इस तरह हो जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि वो कैंडिडेट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाता है बाय हुक और क्रूक, ऑटोमेटिक चॉइस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेचुरली बाबर भी अपना ये प्राइम में हमारे प्लेयर हैं और उनके रिकॉर्ड्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। तो उनको टीम में बनाया गया है, तो कोई ऐसी आईब्रो रेजिंग कोई बात नहीं होगी। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पाकिस्तान में अक्सर चलती रही, तो पिछले कुछ सालों पहले जो उनको हटाया, फिर लाया, फिर वापस दूसरों को बना दिया, तो ये पाकिस्तान का पार्ट एंड पार्सल रहा है। आप सबको पता है कि ये इसी तरह चलता रहा है। कैप्टनसी की जो क्वालिटीज और उनकी जो ग्रूमिंग है वो पाकिस्तान में एज सच नहीं बताई जाती, बनाई जाती है। एक बाहर मुल्कों में उसको तैयार किया जाता है, प्रोडक्ट बनाया जाता है बिफोर थ्रोइंग हिम इनटू द डीप एंड। तो ये चीज बाहर से सीखना चाहिए, और कैप्टनसी के लिए जो ब्रिलियंट माइंडसेट है उस तरह एक यंगस्टर को बेशक वो कैप्टन नहीं है, लेकिन उसकी ऐसी होनी चाहिए। लेकिन शेब भाई, वो पाकिस्तान का जब कैप्टन बने तो उसके पास वो सारी क्वालिटीज पहले से हों। ठीक है। लेकिन शेब भाई, अभी रमीज राजा साहब का एक स्टेटमेंट सामने आया, उन्होंने कहा कि अगर जो है वो बाबर आजम को कैप्टनसी दी गई है तो बाबर आजम को भी वही आर्मरी दी गई है जो शान मसूद के पास थी, और बाबर को कैप्टनसी कबूल नहीं करनी चाहिए थी, और अगर मैं शान मसूद की जगह होता तो मैं रिटर्न में प्रोटेस्ट करता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि मुझे क्यों हटाया। आपको लगता है कि जो है शान मसूद को हटाने का जो फैसला था वो दुरुस्त था, या जिस तरह रमीज राजा साहब कह रहे हैं कि वो प्रोटेस्ट करते कि जी उनको क्यों हटाया गया, हालांकि 16 में से 12 टेस्ट मैचेस तो हार गए। वो देखिए वो अपनी जगह वो सही है कि वो टीम, जो वही बात आ गई ना कि जो मैंने अभी आपको शुरू में कहा, टीम के अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं होगी तो कैप्टन चाहे माइक ब्रेले आ जाए, मुश्ताक मोहम्मद आ जाए, वो कुछ नहीं कर सकते। तो और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट के ऊपर कौन सी बात कभी मानी जाती है कि उनको हटा दिया गया, उन्होंने एप्लीकेशन लिख के दी और उनको वापस लेके आ गए। अपना नाम खराब करने वाली बात है, और ये बिल्कुल लॉजिक मेरी तो समझ में बिल्कुल नो है इसके अंदर कि एक दफा जब देख लिया आपने कि बोर्ड के अंदर ये चीज ब्रू हो रही है, ऊपर आ रही है, और फिर उसके ऊपर डिसीजन ले लिया गया है, तो फिर देयर इज नो पॉइंट आर्ग्यूइंग विद द बोर्ड। ठीक है। शेब भाई, टीम सिलेक्शन से आप मुतमईन है कि टीम जो है वो दौरे वेस्ट इंडीज के लिए, इंग्लैंड के लिए टीम दुरुस्त तरीके से सिलेक्ट हुई है? क्योंकि बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं जिनकी बात की जा रही है वो यहाँ पर रह गए, जैसे शाहनवाज धानी की बात की जा रही है, कहा जाता है कि डाटा को फोकस दी जा रही है, फिर डाटा पे जो प्लेयर टॉप पे मौजूद थे, इस तरह पहले भी बात करते रहे, साकिब खान टॉप पे प्लेयर मौजूद थे, साद खान टॉप पे प्लेयर मौजूद थे, और उनको नहीं लिया गया। अगर आप एक तरफ डाटा को फॉलो कर रहे हैं तो फिर डाटा के जो टॉप के प्लेयर उनको क्यों नहीं लिया गया? अगर आप अपनी पसंदीदा प्लेयर को देख रहे हैं तो फिर आप डाटा क्यों कर रहे हैं? तो ये पाकिस्तान क्रिकेट का सिलेक्शन का क्राइटेरिया आपको क्या लग रहा है, आधा तीतर आधा बटेर है? बिल्कुल ऐसे ही है सलमान के, ये डाटा जो है वो आपको एक गाइडलाइन जरूर देता है, लेकिन किस प्लेयर में क्या पोटेंशियल है, किसी के 25 रन अगर कम है तो क्या कम वाला ज्यादा बुरा प्लेयर हो गया जिसके 25 रन ज्यादा वाले से? ये बहुत ही इलॉजिकल बात है, और इसमें अगर यही बात है तो फिर ये जो एक्सपीरियंस कहलाया जाता है पूरी दुनिया में, जो 25, 50, 100, 150, 200 मैचेस खेला करते हैं और 20-25 साल उसमें गुजारते हैं, तो फिर तो सिर्फ डाटा ही, सिर्फ सामने उनका रिकॉर्ड प्लेयर लाएं जो बोर्ड के जो सिलेक्टर्स हैं, तो फिर सिलेक्टर का काम क्या रह गया? सिर्फ एक कंप्यूटर एनालिस्ट बिठा दें, वो टीम बना दिया करेगा। तो ऐसा नहीं होता। ये बहुत आंखों में धूल झोंकने वाली बात है कि जिस प्लेयर को कभी लेना होता है तो उसमें डाटा उसका काम नहीं आता, और जिस वक्त किसी को लेना हो जो आउट ऑफ द ब्लू आ रहा हो
एकदम से पिछले दिनों वनडे मैचेस के अंदर कुछ प्लेयर्स इस तरह के देखने में आए, अभी नाम याद नहीं आ रहा, तो इस तरह हुसैन जो थे उनकी जगह ऐसा नहीं बनती थी वनडे मैच में, लेकिन उसके बावजूद उनको लिया गया। तो ये चीजें देखने में कहने के लिए बहुत, हाँ जी हम तो फेयर एंड स्क्वायर काम कर रहे हैं, बोर्ड वाले ये कहेंगे कि देखें हम तो डेटा के लेकिन ऊपर शोएब भाई बात आप करते भी हैं। सिलेक्टर हैं ना, आप भी सिलेक्टर हैं और हमेशा सिलेक्टर के ऊपर एतराज ये होता है कि जी सिलेक्टर्स ग्राउंड में नहीं जाते। आकिब जावेद साहब ने तो किस्सा ही खत्म कर दिया कि हमें ग्राउंड में जाने की जरूरत ही नहीं है, वीडियोस मौजूद हैं, डेटा मौजूद है, सिलेक्टर्स एक क्लिक के जरिए सबकी परफॉर्मेंस देख लेंगे। देखिए आपको एक क्रिटिकल आई चाहिए होती है, वो एक दफा में आप पिक एंड चूज कर सकते हैं कि ये प्लेयर की क्या स्ट्रेंथ है, ग्रीन विकेट पे अच्छा खेलता है या भागता है, हार्ड एंड बाउंसी विकेट के ऊपर चढ़ के खेलता है या बैकफुट के ऊपर ज्यादा घबरा के खेल रहा है, तो स्पिनर्स के ऊपर उसका फुटवर्क चल रहा है या क्रॉस बैटेड शॉट्स मार के अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है या इस तरह बीच में से एक चला के चौका छक्का मार दिया। तो वो चौका छक्का दिखने में तो 6 रन आपको दे देगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर वो इस तरह की बैटिंग कर रहा है तो वो वनरेबिलिटी है, और उसके अंदर जो कमांड होता है, पॉइज होता है, स्टेचर होता है, एक प्लेयर की क्लास होती है, वो बताती है कि ये स्पिनर्स पे अच्छा खेल रहा है, स्विंग भी अच्छा खेल रहा है और ये तमाम चीजें। तो वो यू गॉट टू रीड इन बिटवीन द लाइंस वाली बात है। ये तो बहुत इसमें जरूरी नहीं है, मैं भी ये कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ ग्राउंड के ऊपर आप बैठ के देख रहे हो, ग्राउंड के ऊपर बैठ के आप एक दफा देख लें, उस प्लेयर को असेसमेंट दे दें कि ये इस कैटेगरी का प्लेयर है, और वहां से फिर उसको जैसे एक हमारा अंडर 19 के साथ अभी वर्ल्ड कप में मैं जब मैनेजर था साउथ अफ्रीका गए थे हम 2 साल पहले, रियाज अहमद नाम है मेरे ख्याल से पूरा, वो बहुत क्लास वर्ल्ड क्लास प्लेयर, उसके अंदर वो क्वालिटीज नजर आती हैं, लेकिन हमारे सर्किट में उसको कहीं नजर ही नहीं लेके आते। सबसे अच्छा टेक्निकल प्लेयर मे बी आफ्टर बाबर आजम वो सबसे अच्छा प्लेयर हो अगर वो पाकिस्तान टीम में हो, लेकिन उसको कोई लेके नहीं आ रहा। तो इस तरह की और बहुत से मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन ये कि सिलेक्शन कमेटी का जो हमेशा जो बयान पिछले कुछ सालों में मैंने देखा है वो बहुत पुअर है, और ब्लू आइड बॉयज को एवरी नाउ एंड देन अपनी मर्जी से लाया जाता है। एक अभी मैं कल एक इंटरव्यू में था तो पता नहीं कोई 26 टेस्टों में 17 प्लेयरों को, नए प्लेयरों को मौका दिया गया। बिल्कुल सही। तो ये इस तरह के जब सिलेक्शन कमेटी होती है, जब बाहर मुल्कों में यूथ और एक्सपीरियंस का जो कॉम्बिनेशन है वो सबसे बेस्ट होता है। ऐसा थोड़ी है कि आज किसी रोड पे चलते वाले को भी आप दे देंगे तो वो बोलेगा अच्छा जी इसने 2 मैच में या 1 मैच में नहीं किया, दूसरे को लाओ, तीसरे को लाओ, तो ये वही काम तो ये कर रहे हैं। तो इसका मतलब इनकी आय कहाँ है? पिक एंड चूज प्लेयर को अच्छा। और फिर शोएब भाई मुझे शोएब भाई फिर ब्रेक पे जाना है, फिर इसको जरा वाइंड अप करते हैं। अगर डेटा पे ही माजी में टीम सेलेक्ट होती है, आप वसीम अकरम के साथ पीआईए से काफी खेले हैं, जब वो पैको से पीआईए में आए थे, या जिस तरह आकिब जावेद पाकिस्तान की टीम के अंदर आए, तो खुद आकिब जावेद भी सिलेक्ट नहीं हो पाते। वो हमारे साथ ज्यादा खेले, मैं उनके साथ ज्यादा नहीं खेला। तो मतलब फिर तो ये तो खुद डेटा पे होते तो वसीम अकरम, आकिब जावेद, तौसीफ अहमद जैसे प्लेयर सिलेक्ट ही नहीं हो पाते। ये तो नेचुरल टैलेंट पर है। ये ऐसी मिसालें तो कितनी मिल जाएंगी, दुनिया भर में मिल जाती है। जो क्लास एक्ट प्लेयर होता है जब बाहर मुल्कों में ऐसे आके आता है, चाहे वो बेथल हो या ब्रुक्स हो, लग रहा है कि हाँ जी आके ये इसने अपनी क्लास दिखाई है, और वो ही इज देयर टू स्टे फॉर मच लॉन्गर अ टाइम पीरियड रादर देन एक दो मैचेस के बाद उसको चेंज कर दिया जाए। इसका मतलब मैंने जो अभी पिछले जवाब दिया आपको कि आय होनी चाहिए, एक प्लेयर के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमारे जो टेल एंडर है वो तो हट के खेल रहे हैं, उनको कौन सिखाने वाला? इस तरह थोड़ी होता है, ये बेकार की बात है। इस छोड़े आगे इस तरह ब्रेक, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस टेस्ट मैच को डिस्कस करेंगे कि अब ये टेस्ट मैच है क्या कि जाने पड़ रहा है। शोएब मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अभी हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीमों के दरमियान सीरीज के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, लेकिन शोएब भाई साथ मौजूद हों और हम दुनिया की दीगर क्रिकेट के बारे में बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता है। शोएब भाई, अभी हम सब बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त डिक्लाइनिंग फेज में है, लेकिन इंडिया जिस तरह से क्रिकेट खेल रहा है, हमने देखा कि आयरलैंड के खिलाफ वो सीरीज हार गया, T20 वर्ल्ड कप जीतने के फौरन बाद ही व्हाइट वॉश हुआ उसको आयरलैंड में, फिर इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज वो हार गए, फिर वनडे सीरीज भी वो हार गए। क्या लगता है आपको कि अब जो जरा जिम्बाब्वे के खिलाफ जीते हैं सूर्यवंशी के आने से दूसरे प्लेयर्स के ऊपर, क्योंकि अभिषेक शर्मा रन्स नहीं कर रहे, कल सूर्यवंशी ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है 80+ रन्स की उन्होंने इनिंग खेली, कितना प्रेशर डाल दिया है उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स पे? सूर्यवंशी की बात कर रहे हैं ना? जी जी। नहीं, वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं और उनकी जो टाइमिंग और जो इंटेंट और कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत कम एज के अंदर उन्होंने बहुत अपने आप को ग्रूम कर लिया हुआ है। अपनी एज से वो 6 साल 8 साल ऊपर का गेम डिस्प्ले कर रहे हैं, जो कि इंडियन टीम के लिए एक बहुत बेनिफिट है। अगर इन्होंने अपना दुनिया के टॉप मोस्ट प्लेयरों में सर गाफिल सोबर्स जैसे प्लेयरों को का नाम अपने साथ अटैच करना है तो उनको अपने शॉट सिलेक्शन को लिमिटेड करना होगा, और वो चीज आएगी कुछ अरसे के बाद। जावेद मियांदाद साहब जब आए थे उसी तरह शुरू में आके फास्ट बॉलर को निकल के छक्का मार दिया करते थे एट विल एंड डिजायर। तो बात यह है कि लेकिन फिर बाद में उन्होंने गेम को समझा और फिर अपने आप को कॉम्पैक्ट कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि आपको जब बड़ी क्रिकेट आती है, जब मुश्किलात आती हैं या मुश्किल बॉलिंग आती है, तो फिर आपको आर्ट ऑफ बैटिंग के कुछ रूल्स को अप्लाई करना ही पड़ता है, रादर देन हर वक्त चौके छक्के से कुछ दिन तो आप कामयाब होंगे। इनका सक्सेस रेट ज्यादा है इसलिए कि इनका जो कॉन्फिडेंस या जो कमांड है ओवर पावरिंग शॉट्स खेलने के लिए वो बहुत ज्यादा अच्छा है दूसरे कई प्लेयरों से, इसलिए उनका सक्सेस रेट टाइम एंड अगेन आता रहेगा, लेकिन फेलियर भी साथ साथ अटैच रहेगा, इसलिए कि इस तरह के गेम ऑफ प्ले के लिए आपको सेंसिबल क्रिकेट खेलनी होती है। तो वो मेरा अंदाजा है कि बहुत आउटस्टैंडिंग टैलेंट है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरा ख्याल से ये और बेहतर हो जाएंगे जब इनको थोड़ा सा और अच्छा जब एक्सपीरियंस आ जाएगा। शोएब भाई, आपने 16 साल के सचिन तेंदुलकर का डेब्यू बहुत करीब से देखा है, क्योंकि आप क्लोजिंग पोजीशन पे फील्डिंग कर रहे थे, उनका डेब्यू हुआ 16 साल के सचिन और अभी 14 साल और 32 दिन के सूर्यवंशी। अगर हम कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि आपने दोनों को बड़े करीब से देखा है, तो क्या लगता है आपको कि सूर्यवंशी का सफर कितना आगे जाता हुआ आप देख रहे हैं, जिस तरह सचिन तेंदुलकर ने एक आइकॉनिक जो है वो जो फेम हासिल किया है? देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं। जिस टाइम पे सचिन तेंदुलकर खेले वो इरा वाज टोटली अ डिफरेंट बॉल गेम। उस वक्त दुनिया के टॉप मोस्ट बॉलर्स, हार्डर विकेट्स, कंडीशन डिफिकल्ट और इस किस्म की चीजें थी, और उससे जस्ट पहले अंपायर्स भी न्यूट्रल नहीं हुआ करते थे। तो वो टाइम की क्रिकेट, और अब तो आईसीसी के रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से जी अगर वो वनडे मैचेस की बात कर रहा हूं तो उसमें परफेक्ट बैटिंग विकेट होना चाहिए, 300+ रन की विकेट होनी चाहिए ताकि स्पेक्टेटर स्पॉन्सर्स को पूरा ड्यू एडवांटेज मिले। तो सचिन तेंदुलकर और वो टाइम जो था वो डिफरेंट था, और अब जो आपने दूसरे प्लेयर सचिन के साथ नाम अली किसका लिया? सूर्यवंशी का। तो वो अलग है। अब ये कि बहुत T20 क्रिकेट फॉर्मेट इतना ज्यादा हो गया है वर्ल्ड ओवर के रिफ्लेक्ट उसी तरह करेगी इनिंग, चाहे वो टेस्ट खेल रहे होंगे तो भी वो इसी तरह के कुछ सिमिलर शॉट्स खेलते हुए नजर आएंगे। तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। इतना सचिन तक खेलने के लिए, रन्स करने के लिए आप सचिन को देखें, उन्होंने रन्स कितने ज्यादा किए बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, लेकिन ये कि उनके बैट से बॉल रोलिंग जाया करती थी, नॉट थ्रू द एयर। वो चांस कम से कम, अपनी सेंचुरी हो, डबल सेंचुरी हो, कम से कम चांस दिया करते थे। वेयर एज सूर्यवंशी हैज बीन गिविंग टू मेनी चांसेस। एयरबॉर्न शॉट जब आप खेलेंगे तो इट्स ऑलवेज अ 50-50 चांस, either is gonna cross the boundary line or gonna go in somewhere in the midfield.
ठीक है शोएब भाई, दो सवाल हैं बड़े क्विकली, फिर मुझे ब्रेक पे आना है। एक तो ये बताइएगा, क्योंकि आपने खुद क्रिकेट बड़ी प्रेशर में खेली है, क्योंकि मुखालिफ टीम के साथ साथ आपके अपने भी जो टीम मेट होते थे वो भी इस उम्मीद में होते थे कि शोएब मोहम्मद जब जल्द आउट हो ताकि टीम से ड्रॉप हो। ये जो प्रेशर था इस वक्त लॉर्ड्स के वनडे में रोहित शर्मा के ऊपर, जहां उन्होंने 138 रन की इनिंग खेली, आप समझते हैं 138 रन की इनिंग रोहित शर्मा के कैरियर को एक और लाइफलाइन दे गई, या आप समझते हैं कि एक आइडियल सिचुएशन थी, लॉर्ड्स का ग्राउंड, 138 रन की इनिंग और रिटायरमेंट लेने का बड़ा अच्छा मौका था? एक दिन पहले, उस इनिंग से पहले मैं आपस में बात यही कर रहा था कि दिस इज अ परफेक्ट सेटिंग फॉर हिम, कि लॉर्ड्स का ग्राउंड है और इसमें एक बड़ी इनिंग्स अगर वो खेलते हैं तो ये इसी के बोर्ड उनके खिलाफ हुआ है, और वो उनके जो कोच गौतम गंभीर जो है वो नहीं चाहते कि वो आगे प्रोलॉन्ग करें टीम के साथ। तो एक सॉर्ट ऑफ शटअप कॉल दे के और खुद रिटायरमेंट लेने के लिए परफेक्ट सेटिंग होगी, और उन्होंने वो किया, आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, बट ही हैड नथिंग टू लूज। ऑल्दो के प्रेशर जरूर होगा और वो चाहते होंगे कि मैं एक ऐसी इनिंग खेलूं कि जो दुनिया बात करे, या उनकी रिटायरमेंट के बाद उसके ऊपर बात की जाए। तो मैं अभी भी समझता हूं कि इसी के अभी अगर वो थोड़ा सा और खेल लेंगे तो भी थोड़े दिनों के बाद फिर जब इनिंग्स कुछ उनकी बैकफायर करेंगी, उनका साथ नहीं देंगे, बड़ा स्कोर नहीं होगा, तो फिर वही वापस जो है लेग पुलिंग शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सही तो है। मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए बहुत कमाल की इनिंग थी, और मेरे ख्याल टाइम भी ये उनके लिए परफेक्ट था। तो सर मैं ये समझूं आपकी बात के एसेंस ये लो कि रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर अभी एक साल ही और खेल लेंगे, उसके अंदर और कितने रिकॉर्ड्स अचीव कर लेंगे। आइदर कोई माइलस्टोन अगर सामने उनके नजर आ रहा होता या होगा, आई डोंट नो, मैं उनका स्टैट्स नहीं पता मुझे, लेकिन यह कि अगर वो कोई माइलस्टोन ऐसे अचीव कर रहे हैं तो फिर फेयर इनफ, ही शुड कैरी ऑन। अगर कोई माइलस्टोन नहीं है और सिर्फ ये एक साल और खेलना है तो फिर आई थिंक बिल्कुल सही। हर्षद भाई, मैं बिल्कुल आपके स्कूल ऑफ थॉट से बिल्कुल मैं एग्री करता हूं, और बिल्कुल मैं भी इस बात को कहता हूं कि बड़े आइडियल सिचुएशंस में आप खेल रहे हैं और 138 रन की आपने मैराथन इनिंग खेल दी, इससे अच्छा सुनहरी मौका हो नहीं सकता था। ब्रेक लेके वापस आके कुछ मजीद बात करेंगे पाकिस्तान वेस्ट इंडीज क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शोएब मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब भाई, इस टेस्ट मैच को अगर हम डिस्कस करते हैं तो शान मसूद ने जो सेंचुरी बनाई, कैरियर की 7वीं सेंचुरी बनाई, केप टाउन में उन्होंने 2025 में सेंचुरी बनाई और उसके बाद अब जाके सेंचुरी बनाई है, क्या कप्तानी का वाकई इतना प्रेशर था कि वो बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पा रहे थे? नहीं, मैं समझता हूं कि ये इनिंग कोई कम प्रेशर नहीं होगा इसे, और इनके बल्ले से ये रन आना इसलिए बहुत जरूरी था कि अब कैप्टनसी हट गई है, और उसके बाद अगर कोई इनिंग्स, अगर कुछ इनिंग्स थी, 4 इनिंग्स भी अगर फेलियर अगर होती तो फिर इनके ऊपर वही एक्स मंडलाता हुआ नजर आता। तो बात ये है कि ये इनिंग उनके बल्ले से आना बहुत जरूरी थी, वेरी टाइमली ये इनिंग्स आई है उनकी तरफ से, बहुत अच्छे शॉट भी खेले, लकी भी रहे, लेकिन अपने जो उनका इंटेंट था वो बहुत पॉजिटिव था, जिसकी वजह से ये सक्सेस उनको मिल सका कि बच के नहीं खेल रहे थे, ही वाज प्लेइंग गोइंग फॉर हिज शॉट्स, और वो उसको रन उनको बहुत क्विक फायर, जो शुरू में जो जिटरीनेस होती है, मुश्किलात का सामना होता है, वो विद इन नो टाइम, इन अ फ्लैश, वो 20-25-30 रन के ऊपर आ चुके थे विद इन फ्यू ओवर्स ओनली। तो वो सबसे एडवांटेज उनको मिला कि जब जैसे 50 रन हुए तो उसके बाद कॉन्फिडेंस कुछ और हो जाता है एक बैट्समैन का, और वहां से फिर उन्होंने अपने शॉट्स खेलते रह गए, और फिर वो लेकिन सर बाबर आजम का क्या इशू नजर आ रहा है? 32 इनिंग हो गई, उन्होंने कोई सेंचुरी स्कोर नहीं की। आखिरी उन्होंने सेंचुरी की थी आई थिंक 2025 में की थी, अगेंस्ट न्यूजीलैंड की थी। तो अब तक 32 इनिंग हो गई है, इससे पहले भी 32 इनिंग उन्होंने अपने पहली सेंचुरी बनाने में ली थी, और अभी 32 इनिंग ये हो गई। मैच में अली शायद 2022 में लास्ट टेस्ट सेंचुरी की थी, 32 मतलब 32 इनिंग्स टोटल हो गई है कि उन्होंने 100 नहीं किया है। 33 ऑड इनिंग्स ये हो गई। आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। बाबर आजम के साथ देखे, पिछले कुछ सालों का जो टाइम पीरियड है वो बड़ा टॉपसी टर्वी रहा है, एक रोलर कोस्टर की राइड की तरह है।
कैप्टनसी आ रही है, जा रही है, और उसके अंदर कुछ लीन पैच भी आया, जब बैड पैच जो बैट्समैन का एक आता है लाइफ टाइम के अंदर जरूर आता है, वहां से उसको निकलना के लिए एक बड़ी इनिंग चाहिए होती है। तो बात यही है, मेरे ख्याल से तीसरा प्लेयर भी वेस्ट इंडीज का आउट हो गया, तो अब पाकिस्तान को बहुत अच्छा चांस, गेटवे ओपनिंग मिल गई है। तो बट एनीवे, तो शान डेफिनेटली सॉरी बाबर आजम जो है वो उन असल में टू मैनी शॉट्स, ही वांट टू अप्लाई टू मैनी शॉट्स ऑन अ सिंगल बॉल। लेकिन सर आप कह रहे हैं खेलने के लिए भी बहुत तैयार रहते हैं, और बैकफुट पंच जो उनका मशहूर है, कवर ड्राइव मशहूर है, वो दुनिया को दिखाने के लिए, तो उसके अंदर वो अपनी पोजीशन थोड़ा सा अंदर रहते हैं, थोड़ा सा मिडिल स्टंप की तरफ, और जो बॉल वहां से ऑफ स्टंप से थोड़ा आउट स्विंगिंग हो जाती है या थोड़ा सा तेज निकलती है, उस पे वो अक्सर आपने देखा होगा स्लिप्स या कॉट बिहाइंड, और इस इनिंग में भी इसी तरह आउट हुए। तो यही रीजन है, वरना वही शॉट्स अगर वो सिंगल डबल के लिए खेले, मैं समझता हूँ तो वो उनको ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है शुएब भाई, लेकिन चूंकि आपको भी वक्त महदूद है, आपको जाना भी है, आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम भी दिया। दो तीन क्विकली जरा क्वेश्चन करूंगा। आपने कहा कि जो उनका बड़ा एक पीरियड ऐसा आया कि जहां पे वो इन और आउट उनकी कैप्टनसी के हवाले से, लेकिन आप नहीं समझते कि बाबर आजम पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री का वो प्लेयर है कि जिसको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया गया? मैं नहीं समझता इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस, इससे ज्यादा चाहत जो है वो किसी और बैट्समैन के साथ रखी गई हो। इसमें कोई शक नहीं, he had been a blue-eyed boy for a very long time period, इसमें कोई शक नहीं है। और लेकिन आप ये देखें कि उसके अलावा जब आपका एक समझ लें एक बच्चा जो सबसे ज्यादा पैसे कमा के ला रहा है, मिसाल के ऊपर इनके बल्ले से रन आ रहे थे, मैं मिसाल पैसों से दे रहा हूँ, या तो उसके ऊपर पैम्परिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है, इट्स बट नेचुरल। चाहे वो अपने घर के 2-5 भाई या बच्चे हो, उसमें एक तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो जाता है जो घर का माहौल है। तो इसी तरह ये मैं समझता हूं कि बाबर के साथ ये चीज देखने में आई, और फिर वो वहां से उन्होंने उसका एडवांटेज भी उठाना चाहा कि जब कैप्टनसी के लिए अपने आप को पुश किया, एंड ही बिकेम द कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम, व्हिच वाज फेयर इनफ। लेकिन ये कि अपने आप को पुश करना, फिर अपना सोशल मीडिया के थ्रू ज्यादा जब हटा दिया गया, तो वहां से लोगों में वर्ड स्प्रेड कराना। भाई, पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग जब ये सिलेक्शन हुआ है तो बहुत तनकीद हुई थी कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर के पास पेस नहीं है। अब्बास की बात की गई, मोहम्मद अली की पेस पे बात की गई, खुर्रम शहजाद की, आमिर जमाल की पेस पे बात की गई। आपको लगता है कि ये जो वेस्ट इंडीज के पिचेस को देखते हुए, क्योंकि आप वहां पे नई गेंद आपने सी ऑफ की है, उन पिचेस को देखते हुए आपको लगता है कि पाकिस्तान का पेस अटैक बेहतर है और भी वो परफॉर्म भी कर रहा है इस टेस्ट मैच में? अब्बास की बात कर रहे हैं? मैं पाकिस्तान के पेस अटैक की बात कर रहा हूं, ओवरऑल पेस अटैक। देखिए, मोर और लेस, चाहे वो आपने नाम पहले दानी का लिया या दूसरे जो रह भी गए हैं, वो दे आर स्टैंडिंग ऑन अ सिमिलर प्लेटफॉर्म, एक ही स्टेज पे खड़े। एक 19-20 किसी से थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होगा, एक थोड़ा कम होगा, लेकिन ऑन अ स्पेसिफिक डे वो कोई भी एक हीरोइक्स अपनी दिखा सकता है, एबिलिटी रखता है। तो ये वो बंच ऑफ बॉलर्स हैं कि इनमें से या कोई और भी आ जाता तो वो इसी तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की टीम के लिए देता। लेकिन आप ये देखें कि इतने सो कॉल्ड कोचेस रखे हुए हैं, ट्रियो ऑफ फास्ट बॉलर्स जो लेजेंड्स रहे हैं, शुएब, वकार, वसीम, तो उनके बाद यह है कि 125, 30 और 32 के ऊपर बॉलिंग करना, तो फिर वो जो फिटनेस कराई जाती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक प्रोडक्ट बनाने के लिए पूरा कंप्लीट माइंडसेट चेंज कराना पड़ता है। पिक एंड चूज करना कि ये 4 बॉलर्स हैं, इनमें से ये 2 की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज है, इनके ऊपर मेहनत करी जाए, और ये 140, 45 और 50 की रेंज में आने के लिए क्या करना है, वो काम तो कोई कर ही नहीं रहा। और कहने के लिए फिटनेस लेवल के टॉप मोस्ट फिटनेस लेवल कोचेस, इस टेस्ट मैच का रिजल्ट क्या लग रहा है आपको? कोचेस भी आ गए, लेकिन रिजल्ट वही आ रहा है, रिजल्ट समवॉट सिमिलर ही है। टेस्ट मैच आपको लग रहा है पाकिस्तान जीत जाएगा, ड्रॉ जाएगा, हार जाएगा? क्या रिजल्ट क्या लग रहा है? नहीं, अब पाकिस्तान ने जिस तरह पहले ही शुरू में 2 विकेटें ले ली थी,
तो वो वहीं से गेटवे ओपनिंग इनके लिए बिल्कुल नजर आ रहा था कि आप पेनिट्रेट करके ये पाकिस्तान की टीम एक हाई क्लास परफॉर्मेंस देके ये टेस्ट मैच जीत सकती है। ठीक है। अब इनके पास वो प्लेयर नहीं है कि जी हिंद, ग्रीनिज और लारा या रिची रिचर्डसन, बिफ रिचर्ड्स सही। के जी लास्ट करें। ये वो प्लेयर्स हैं। वेस्ट इंडीज एक 8 नंबर की टीम है, एक 9 नंबर की सही। टीम है, तो ना उनके पास वो क्लास एक्ट प्लेयर्स हैं। एक स्टैंडर्ड जरूर है, लेकिन क्लासिक एक्ट ऑफ ठीक है। बैटिंग नहीं है जो उनके पास। है शोएब, वो आखिरी दो देखने सवाल में है, नहीं मुझे आता। मुझे एहसास है कि आप बहुत लेट हो रहे हैं। आखिरी 2 सवाल। जब आप ब्रिजटाउन में खेले, 337 रन की इनिंग हनीफ मोहम्मद साहब की आपके जहन में हुई, पहली इनिंग में आपने 54 किए, दूसरी इनिंग में 64 किए, वो कैसा आपके लिए टेस्ट मैच कितना यादगार रहा? मैं वहाँ वैसे तो अली शायद आपको एक एडिशनल स्टैट्स भी दे दूं कि वेस्ट इंडीज में हाईएस्ट हनीफ मोहम्मद साहब का स्कोर है टेस्ट मैच जी जी, में मैंने 3 बताया। हाँ, और फर्स्ट क्लास मैच के अंदर हाईएस्ट बाय एनी पाकिस्तानी टिल डेट जो है वो मेरा है 208 रन नॉट आउट। माशाल्लाह। तो ये फादर एंड सन का एक और चीज है जो मिस हो रही थी आपसे शायद। बट एनीवेज जो वहां मैं चार्ली ग्रिफिथ से मिला, वेस्ले हॉल से मिला और सर गैरी सोबर से भी मुलाकात हुई और बड़ा उन लोगों ने अप्रिशिएट किया। और खास तौर पर नेचुरली डैडी की जो इनिंग्स थी उसके बारे में जो बातें की, और तो बहुत प्राउड फीलिंग थी। और मुझे अफसोस ये था कि मैं सेंचुरी सेम ग्राउंड पे नहीं कर सका, लेकिन ये कि एटलीस्ट वो ईच इनिंग 50, ऐसी थी कि ईच इनिंग 50 की आपने वहां। ठीक है शोएब, आखिरी क्वेश्चन है। इंडिया के खिलाफ आपका टेस्ट डेब्यू भी हुआ, इंडिया के खिलाफ आपका डबल सेंचुरी भी है। इंडिया पाकिस्तान के दरमियान टेस्ट सीरीज कितनी जरूरी है दोनों मुल्कों में क्रिकेट को जो है वो मजीद हाइप मिलने के लिए? सबसे ज्यादा जो प्रेशर सिचुएशन है वो सबसे डीपेस्ट एंड ऑफ द ओशन सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मैच के अंदर ही आपको असेस करा जा सकता है। इसलिए कि वहां जो वनरेबिलिटी, प्रेशर्स और प्लेयर का जो व्हाट मेटल दे आर मेड ऑफ, वो इन 2 कंट्रीज के बीच में सिर्फ आ सकता है, बट नॉट थ्रू बाय एनी अदर टीम्स अराउंड द वर्ल्ड एवर। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच शोएब मोहम्मद साहब। और एक वो प्लेयर हैं कि जिनका इंटरनेशनल कैरियर भी जो इंडिया के खिलाफ। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।